फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी से जो वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन की और साथ में यहाँ पे सीएचओ की। ठीक है, तो दोनों पद को लेकर हम साथ में चल रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो सीरीज नंबर है वहाँ पे 9वां नंबर का सीरीज है। इससे पहले हमने 8 प्रश्नों को हल किया है। प्रत्येक प्रश्न आपके 50 नंबर से थे। जो आपका यहाँ पे 6, 7, 8, 9 का सीरीज है वो आपके हिस्टो और पैथो से संबंधित है। ठीक है, हिस्टो और साइटो से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे प्रश्न हमारे 118 नंबर से शुरू हैं। इससे पहले के जो प्रश्न हैं हमने यहाँ पे सीरीज नंबर 8 में हल कर लिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया कि यहाँ पे जो 10 प्रश्न ऐसे हैं जहाँ पे आपके जो आंसर हैं उनके यहाँ पे ऑप्शन पे टिक लगे हुए हैं। ठीक है, तो केवल 10 प्रश्न ही ऐसे हैं, घबराइएगा नहीं और सारे प्रश्न सही हैं आपके। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न के ऑप्शन को देखेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे और साथ में यहाँ पे आंसर भी हम लोग करेंगे। तो आपको यहाँ पे अगर हम बात करें 118 नंबर प्रश्न की, तो आपका 118 नंबर का प्रश्न कह रहा है विच मेथड इज यूज टू एक्सकरेशन कंप्लीशन ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। यानी कि आपका जो डीकैल्सिफिकेशन प्रक्रिया है इसमें आपके कौन से मेथड को यूज करते हैं चेक करने के लिए कि आपका यहाँ पे डीकैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हुआ या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक्सरे करके भी पता लगाते हैं और साथ में केमिकल मेथड के द्वारा भी पता लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, बोथ एंड ए एंड बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 119 नंबर का है। 119 नंबर का प्रश्न कह रहा है हमारा कि द केमिकल मेथड यूज फॉर चेकिंग कंप्लीशन ऑफ डीकैल्सिफिकेशन इज कंसीडरिंग गुड बिकॉज। यानी कि आपका जो डीकैल्सिफिकेशन का चेकिंग का मेथड है वो कि केमिकल मेथड है। और ये केमिकल मेथड क्यों बेस्ट है? तो फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का सिंपल मेथड होता है और ये रिलेवर होता है, हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे व्हिच डीकैल्सिफिकेशन सोल्यूशन इज यूज फॉर पोस्टमार्टम एंड रिसर्च स्पेसिमेन। यानी कि आपके यहाँ पे पोस्टमार्टम को हम क्या कह सकते हैं, ऑटोप्सी कह सकते हैं। तो ऑटोप्सी के सेक्शन के लिए यूज करते हैं और रिसर्च स्पेसिमेन के लिए आप यहाँ पे किस प्रकार के डीकैल्सिफिकेशन का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर बात करें तो एक्वस फार्मिक एसिड का हम उपयोग पोस्टमार्टम यानी कि ऑटोप्सी सैंपल के लिए और रिसर्च स्पेसिमेन के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, एक्वस फार्मिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा 121 नंबर का है विच सोल्यूशन इज नॉट सूटेबल फॉर अर्जेंट डीकैल्सिफिकेशन। इस प्रश्न का मतलब ये कह रहा है कि आपका कौन सा कैल्सिफिकेशन है, डीकैल्सिफिकेशन है जिसमें आप इसको अर्जेंट रूप से यूज नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बात करें कि आपका एक्वस फार्मिक एसिड है, इसको हम क्या करते हैं, अर्जेंट रूप से इसको क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि एर्बन एक्वस, ठीक है, इनको अर्जेंट रूप से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा एक्वस नाइट्रिक एसिड इज मेनली यूज फॉर। यानी कि जो आपका यहाँ पे एक्वस नाइट्रिक एसिड है जो कि एक प्रकार का क्या है, डीकैल्सिफिकेशन एजेंट है। तो इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? तो फ्रेंड्स, इसको हम क्या करते हैं, रूटीन पर्पज से इसको हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, रूटीन पर्पज पर। यानी कि आप डेली इसको यूज कर सकते हैं, डेली वाले सैंपल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है डीकैल्सिफिकेशन टाइम फॉर एक्वस फार्मिक एसिड। यानी कि अब आप यहाँ पे जो डीकैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया अपना रहे हैं तो डीकैल्सिफिकेशन में आपके जो एक्वस फार्मिक एसिड रिएजेंट का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपका कितना दिन लग जाएगा डीकैल्सिफिकेशन होने में? तो फ्रेंड्स, 2 से 7 दिन लग जाते हैं आपके डीकैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा होने में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा, 2 से 7 दिन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 124 नंबर का है इवरेंस फ्लूइड इज आइडियल फॉर। यानी कि आपका जो इवरेंस फ्लूइड है जो कि एक प्रकार का क्या है, डीकैल्सिफिकेशन एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, तो ये किसके लिए बेटर होता है? तो फ्रेंड्स, अगर बात करें यहाँ पे दांत यानी टीथ के लिए बहुत अच्छा होता है, बोन के लिए इतना बेटर नहीं होता है इवरेंस फ्लूइड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 125 नंबर का है। 125 नंबर का प्रश्न कह रहा है विच डीकैल्सिफिकेशन फ्लूइड प्रोसीड नो हार्डिंग एंड प्रिजर्व सेलुलर डिटेल। यानी कि आपका यहाँ पे कौन सा ऐसा डीकैल्सिफिकेशन एजेंट है जिसमें आपके यहाँ पे हार्डिंग को नहीं होने देता आपके टिश्यू का और साथ में क्या करता है, टिश्यू का क्या करता है, यहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है उसको क्या करता है, बनाए रखता है, प्रिजर्व किए रखता है। तो फ्रेंड्स, हमें की बात करें पेरेनियल्स फ्लूइड जो होते हैं, पेरेनी फ्लूइड्स, ये क्या होता है आपका यहाँ पे हार्ड नहीं होने देता है आपके टिश्यू को और साथ में क्या करता है, इसके सेलुलर स्ट्रक्चर को क्या करता है, बचाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा, क्या, पेरेनियल्स फ्लूइड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है डीकैल्सिफिकेशन टाइम टेकन बाय चिलेसिंग एजेंट अबाउट। यानी कि जो आपका चिलेसिंग एजेंट होते हैं, चिलेसिंग एजेंट की बात करें, ऐसे एजेंट होते हैं जो आपके आयंस को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। आयंस की अगर बात करें तो डीकैल्सिफिकेशन में कौन से आयन को हम यहाँ पे रिमूव करेंगे, कैल्शियम आयन को रिमूव करेंगे, तो उसको कहते हैं डीकैल्सिफिकेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, चिलेशन एजेंट की बात करते हैं, चिलेशन एजेंट होते हैं
तो इसमें हम क्या करते हैं कि कौन से इनका टाइमिंग कितना होता है, ठीक है। यानी कि आप चिलेशन एजेंट का उपयोग कर रहे हैं तो इसमें आपके डीकैल्सिफिकेशन में टाइम कितना लगेगा। तो फ्रेंड्स ये आपके 3 वीक यानी 3 हफ्ता आपको इसको लग सकते हैं डीकैल्सिफिकेशन में। इसीलिए इसका उपयोग हम अधिकतर क्या करते हैं, डीकैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 127 नंबर का है। इन पेरेनलीज फ्रूट डीकैल्सिफिकेशन टाइम इज अबाउट, यानी कि आप अगर यहाँ पे पेरेनलीज फ्रूट का उपयोग कर रहे हैं तो डीकैल्सिफिकेशन में टाइम कितना लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 से 10 दिन तक लगते हैं डीकैल्सिफिकेशन टाइम में। तो आप कम से कम आप यहाँ पे 10 दिन को लेकर चलिए डीकैल्सिफिकेशन के लिए, अगर आप पेरेनलीज फ्रूट का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे 128 नंबर का है। व्हेन यूजिंग चिलेसिंग एजेंट फॉर डीकैल्सिफिकेशन द सॉल्यूशन मस्ट बी चेंज आफ्टर एवरी ... डेड इंटरवल। अब हम आपको बताएं कि जब आप यहाँ पे चिलेशन एजेंट का यूज कर रहे होते हैं डीकैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया में, तो इसको क्या करना होता है, इस सोल्यूशन को आपको बार बार एक टाइम इंटरवल पर चेंज करना होता है। तो वो टाइम इंटरवल क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपके 3 से दिन में आपको इसको चेंज करना होता है। तो ये आपका चिलेसिंग एजेंट का जो टाइमिंग होता है चेंज करने का, वो 3 दिन के अंदर आपको इसको चेंज करना होता है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इन विच टाइप ऑफ डीकैल्सिफिकेशन मेथड द पॉजिटिवली चार्ज कैल्शियम आयन आर अट्रैक्ट टू द ए नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स। यानी एक प्रकार का डीकैल्सिफिकेशन मेथड होता है, उसको कहते हैं क्या, हम उसको कहते हैं डीकैल्सिफिकेशन मेथड होता है वो इलेक्ट्रोफोटिक डीकैल्सिफिकेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका सी जाएगा। हम आपको समझाते हैं कि ये इलेक्ट्रोफोटिक डीकैल्सिफिकेशन में क्या होता क्या है। यहाँ पे जो आपका डीकैल्सिफिकेशन एजेंट होते हैं, जैसे कि आपके इलेक्ट्रोफोटिक यहाँ पे मीडियम का यूज करेंगे, इसमें जो कैल्शियम होते हैं इनके ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, ठीक है। ये क्या प्लस चार्ज कहाँ चले जाते हैं, आपके ये इलेक्ट्रोड यहाँ पे नेगेटिव वाले होते हैं तो उनके पास चले जाते हैं, ठीक है। माइनस वाले चार्ज के पास चले जाते हैं कैल्शियम के पॉजिटिव आयन। इस प्रकार से हमारा जो डीकैल्सिफिकेशन प्रक्रिया होता है वो क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो अगर इस प्रकार की बात करें कि जो कैल्शियम का आयन होता है, पॉजिटिव आयन होता है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक डीकैल्सिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 130 नंबर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोजीनस पिगमेंट, यानी कि कौन सा प्रकार यहाँ पे पिगमेंट है जो कि इंडोजीनस होता है। तो इंडोजीनस में आपका मेलानिन और ये हेमोसेड्रिन दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 131 नंबर का है। 131 नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा है कि फिक्सेटिव व्हिच परमिट द जनरल माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यू स्ट्रक्चर कॉल्ड, यानी कि आपका जो कौन सा फिक्सेटिव होता है जो कि आपके टिश्यू के जनरल स्ट्रक्चर को जांच करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव कहते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे सिंपल फिक्सेटिव की बात करें तो 10% फार्मलिन आपका यहाँ पे सिंपल फिक्सेटिव हो जाता है। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें ऑस्मियम क्लोराइड की, तो ऑस्मियम क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, टिश्यू का, नॉर्मल टिश्यू का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव का उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 132 नंबर का है। 132 नंबर का प्रश्न कह रहा है, इन इलेक्ट्रोफोरेटिक डीकैल्सिफिकेशन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज मेड फ्रॉम, यानी कि जो इलेक्ट्रोफोरेटिक डीकैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, इसमें जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो फ्रेंड्स ये 5% HCl के बने होते हैं और 5 से 10% फार्मिक एसिड, तो दोनों मिलकर यहाँ पे बनाते हैं 5% HCl, ठीक है, और 5 से 10% आपके फार्मिक एसिड से। तो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आएगा, ठीक है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे है 133 नंबर का प्रश्न। 133 नंबर का प्रश्न कह रहा है, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज फॉर्मेल्डिहाइड डेवलप डिपॉजिट ऑफ व्हिच सॉल्यूशन, यानी कि अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड को बहुत दिनों के लिए रख देते हैं तो इसमें डिपोजिशन होने लगता है, और वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, वो होता है पैरा फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे 134 नंबर प्रश्न की। 134 नंबर का प्रश्न कह रहा है, फॉर सॉफ्टिंग ऑफ ब्लॉक्स एंड डेंस फाइबर टिश्यू इन लैम्डर्स मेथड व्हिच सॉल्यूशन इज एडेड टू द डिहाइड्रिंग एल्कोहल, यानी कि आप यहाँ पे लैंड्रम्स मेथड में आप सॉफ्टिंग करते हैं ब्लॉक के लिए या फिर फाइबर टिश्यू को क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किस प्रकार के डिहाइड्रेटिंग एल्कोहल का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, 4 से 6% यहाँ पे फिनोल का उपयोग करते हैं क्या करने के लिए, ब्लॉक को सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 135 नंबर का। ह्यूज प्लास्टिक एम्बेडिंग मीडिया इज यूज फॉर सेक्शनिंग ऑफ अनडीकैल्सिफिकेशन बोन, यानी अगर आपके पास यहाँ पे अनडीकैल्सिफिकेशन बोन है तो उसके यहाँ पे अगर प्लास्टिक एम्बेडिंग करना चाहते हैं तो किस प्रकार के यहाँ पे प्लास्टिक का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पॉलिस्टर का भी यूज करेंगे, एपॉक्सी का भी करेंगे, एसिलिक रीजन का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, ऑल ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 136 नंबर का है। प्लास्टिक एम्बेडिंग मीडिया यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, यानी अगर आप प्लास्टिक एम्बेडिंग मीडिया का यूज कर रहे हैं तो किसके प्रिपरेशन के लिए आप इसका यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप अल्ट्रा थिन सेक्शन देखना चाहते हैं या फिर सेमी थिन सेक्शन देखना चाहते हैं, अगर अल्ट्रा थिन सेक्शन देखेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, सेमी थिन सेक्शन देखेंगे तो आप इसको लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो हम यहाँ पे प्लास्टिक मीडिया एम्बेडिंग का मीडिया का यूज हम दोनों में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 137 नंबर का है। 137 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्रोजन सेक्शन आर यूज फॉर, यानी अगर आप फ्रोजन सेक्शन का यूज कर रहे हैं, कूलिंग सेक्शन का यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो किसके लिए यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें अर्जेंट डायग्नोसिस को में, अगर आप जल्दी इसको कोई डायग्नोसिस आपको अर्जेंट करना है तो उसके केस में भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिंग ऑफ फैट एंजाइम्स, अगर आप एंजाइम और फैट्स को डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे फ्री सिंगल सेक्शन आप इसका बना रहे हैं तब भी आप फ्रोजन सेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा, ऑल ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 138 नंबर का है। फॉर सेक्शनिंग द एरिया ऑफ फेस ऑफ ब्लॉक शुड बी अबाउट, यानी अगर आप यहाँ पे सेक्शनिंग करना चाहते हैं तो इसमें आपकी जो ब्लॉक की फेस वाली साइज होती है यानी फ्रंट साइज होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ बात करें तो 3 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक इसका क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, 3 × 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 139 नंबर का है। ओल्डर सोल्यूशन फॉर फॉर्मेल्डिहाइड बिकम्स डॉट डॉट इन रिएक्शन, अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आपका फॉर्मेल्डिहाइड का जो सोल्यूशन है ओल्डर हो गया है तो ये किसका रिएक्शन किससे रिएक्शन करने लगता है, तो आपके एसिड से रिएक्शन करने लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है कि रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टिश्यू पीसेस इज नोन एज, अगर आपके टिश्यू पीसेस जो हैं आपके उसके यहाँ से आप क्या करते हैं वाटर को रिमूव करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, डिहाइड्रेशन। ठीक है, अगर बात करें डीकैल्सिफिकेशन में तो हम क्या करते हैं अपने टिश्यू से क्या हटाते हैं, कैल्शियम आयन को हटाते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं। अगर अपने टिश्यू से आप वाटर को हटा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से आएगा, डिहाइड्रेशन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 141 नंबर का है। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एम्बेडिंग मीडिया इज नॉट मिक्सेबल विद डॉट डॉट, या डॉट डॉट नहीं है, एम्बेडिंग मीडिया इज नॉट मिक्सेबल विथ, यानी कि आपका जो एम्बेडिंग मीडिया होता है वो किसमें विलय नहीं होता है, किसमें उसको रिएक्शन नहीं करता है, दोनों किसमें आपस में नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें कि आपका जो एम्बेडिंग मीडिया होता है वो किसमें आपके विलय नहीं होता है, तो फ्रेंड्स ये आपके किसमें नहीं विलय होता है, ये आपके वाटर में विलय नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, वाटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 142 नंबर का। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टिश्यू पीसेस फैसिलिटेट द सब्स्टिट्यूएंट्स इम्प्रेगनेशन ऑफ टिश्यू पीसेस विथ, यानी अगर यहाँ पे वाटर को रिमूव कर रहे हैं अपने टिश्यू पीसेस से और वो आपका प्रक्रिया इम्प्रेगनेशन वाले में है, टिश्यू पीसेस में है, तो इसमें क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही जाएगा, वो होगा एम्बेडिंग मीडिया। ठीक है, क्या सही जाएगा, एम्बेडिंग मीडिया। अगर आप बात करें यहाँ पे एम्बेडिंग मीडिया की तो आपको क्या यूज करते हैं, आप इसमें क्या यूज करते हैं, पैराफिन बैग्स यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, पैराफिन बैग्स यूज करते हैं। और इस पैराफिन बैग्स में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे वाटर को भी रिमूव कर देगा और यहाँ पे जो आप यहाँ पे क्या किए हैं, आप यहाँ पे जो क्लियरिंग एजेंट है उनको भी क्या कर देता है, ये रिमूव कर देता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 143 नंबर का है। विच डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर डिहाइड्रेशन, यानी कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐसा है जो कि बहुत बेस्ट होता है डिहाइड्रेशन के लिए। तो फ्रेंड्स अगर बात करें अल्कोहल के लिए तो सबसे बेस्ट यही माना जाता है। ठीक है, अगर एसीटोन की बात करें तो ये बहुत चीपली होता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे डाइजोन की बात करें तो डाइजेन क्या होता है, ये बहुत आपके लिए नुकसानदायक होता है। तो जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, लैब टेक्नीशियन होते हैं, उनको नुकसान करता है, तो इसका हम उपयोग नहीं करते हैं। और जो आपका एसीटोन होता है बहुत चीपली होता है, यानी कि बहुत क्या होता है, सॉरी चीपली नहीं होता है, बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, बहुत महंगे आते हैं, तो इसलिए हम एसीटोन का उपयोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्कोहल का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि फॉर चेकिंग कंप्लीट डिहाइड्रेशन डॉट डॉट सोल्यूशन इज एडेड इन द फाइनल वीकर ऑफ डिहाइड्रेटिंग रेजेंट एज इंडिकेटर, यानी कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा टिश्यू से पूर्ण रूप से डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर रिमूव हो गया है तो उसमें आप किस प्रकार के रेजेंट का उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉपर
सल्फेट का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? कॉपर सल्फेट का यहाँ पे उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है फॉर डिहाइड्रेटिंग व्हिच एल्कोहल इज मोस्ट पॉपुलर, यानी अगर यहाँ पे आप डिहाइड्रेशन वाली प्रक्रिया अपना रहे हैं, टिश्यू से वाटर को रिमूव कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट एल्कोहल कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे बेस्ट एल्कोहल जो होता है वो एथेनॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है टाइम ऑफ डिहाइड्रेटिंग इन एल्कोहल में बी शॉर्टेंड व्हेन द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कैरीड आउट डॉट टेम्परेचर। अगर आप यहाँ पे डिहाइड्रेशन जो प्रक्रिया होता है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा अगर आप इस टिश्यू को किस टेम्परेचर पे ले जाएं। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे टिश्यू को आप 37 डिग्री सेल्सियस पे रखें तो आपका जो डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया होती है बहुत जल्दी ही पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 147 नंबर का है। 147 नंबर का प्रश्न करा है डॉट फिक्सेटिव इज ये ट्रांसपोर्ट फिक्सेटिव फॉर, यानी कि अगर आप कौन सा फिक्सेटिव जोन है जो कि आपके ट्रांसपोर्ट स्मेयर के फिक्सेशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें तो आपका कि ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर से जाएगा ए कार्बोवैक्स। कार्बोवैक्स एक प्रकार का फिक्सेटिव है जो कि आपके ट्रांसपोर्ट स्मेयर को करने में, यानी कि स्मेयर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 148 नंबर का है which डिहाइड्रेटिंग रेजेंट इज मिक्सबल विथ वाटर एल्कोहल जाइलिन, ठीक है, प्लाज्मा एंड पैराफिन वैक्स, यानी कौन सा डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड है, रिएजेंट है जो कि आपके वाटर एल्कोहल जाइलिन प्लाज्मा में मिक्सबल है, यानी कि विलय होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो आपका डायजेन है वो आपके में मिक्सबल हो जाता है, इसीलिए बेस्ट नहीं माना जाता है। साथ में हमने आपको बताया कि ये होता है हमारे मनुष्यों के लिए हार्मफुल, तो इसलिए हम इसका उपयोग नहीं करते हैं, इस प्रकार के डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड का उपयोग नहीं करते हैं। एसीटोन आपका महंगा पड़ता है इसलिए इसका उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे अल्कोहल का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न जो पूछा है वो पूछा है कौन सा डिहाइड्रेटिंग रेजेंट है जो कि मिक्सबल होता है वाटर एल्कोहल जाइलिन के साथ, तो डायजेन होता है, ऑप्शन नंबर 20 रह जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 149 नंबर का है डायजेन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर रूटीन यूज बिकॉज, यानी कि आप यहाँ पे डायजेन जो है उसको डेली यूज के लिए क्यों नहीं प्रीफर करते हैं? तो ये आपके जो होते हैं डेंजरस होते हैं, लिटिल वार्मिंग ऑर्डम के होते हैं, टॉक्सिक इन एक्शन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा ऑल ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 150 नंबर का 150 नंबर का प्रश्न कर रहा है इफ़ वाटर इज प्रेजेंट इन टिश्यू पीसेज देन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज चेंज इनटू। हम बताए थे कि आपका जो डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन को चेक करने के लिए कि हमारे टिश्यू से डिहाइड्रेशन अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ, उसको चेक करने के लिए हम कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कॉपर सल्फेट अगर इसमें हम डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका कलर आपका ब्लू हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या चेक कर लेते हैं कि हमारे टिश्यू का पूर्ण रूप से डिहाइड्रेशन हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अगला नंबर हमारा है व्हिच स्टेज ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग इज नोन एज डी एल्कोलाइजेशन। ठीक है, यानी कौन से टिश्यू प्रोसेस है जिसमें आपको कहते हैं कि ये आपका डी एल्कोलाइजेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका यहाँ पे जो प्रक्रिया होता है क्लियरिंग का, ठीक है, क्या होता है क्लियरिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? एल्कोलाइजेशन भी कह सकते हैं, डी एल्कोलाइजेशन कहते हैं। एल्कोलाइजेशन नहीं फ्रेंड्स, हम क्या कहते हैं इनको? डी एल्कोलाइजेशन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो वाटर होते हैं उनको निकाल देता है और साथ में जो आपके यहाँ पे एल्कोहल होते हैं उनको भी रिमूव कर देता है, यानी कि जो आपके डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड होते हैं वो भी आपके क्लियरिंग उसमें हो जाते हैं। क्लियरिंग एजेंट कौन से होते हैं फ्रेंड? तो क्लियरिंग एजेंट आपके मुख्य रूप से जाइलिन का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लियरिंग एजेंट होता है वो आपका क्या होता है? जाइलिन होता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? अगर आप क्लियरिंग को अगर दूसरा नाम दें तो डी एल्कोलाइजेशन वाली प्रक्रिया भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्टेप की बात करें तो सबसे पहला स्टेप होता है डिहाइड्रेशन, उसके बाद क्या होता है क्लियरिंग के बाद क्या होता है इम्प्रेग्नेशन, उसके बाद क्या होता है एम्बेडिंग। ये 4 प्रक्रिया होते हैं आपके, तो इसको आप क्या करिए पढ़िए। ठीक है, हमारे इसको लेक्चर हमने अपने लेक्चर को ये अपलोड कर दिया है, इस लेक्चर को हम क्या करेंगे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 152 नंबर का प्रश्न कर रहा है क्लियरिंग फ्लूइड मेक द टिश्यू, यानी कि आपका जो क्लियरिंग फ्लूइड होता है वो टिश्यू को क्या करता है? हार्ड करता है, सॉफ्ट करता है, टॉर्बिक करता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ नहीं करता, ये करता है ट्रांसपेरेंट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 जाएगा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 153 नंबर का ह्यूज क्लियरिंग रेजेंट इज चीप गुड एंड यूज फिर कोलाइडिन सेक्शन, यानी कौन सा यहाँ पे जो क्लियरिंग रेजेंट है वो चीप होता है, गुड होता है और कोलाइडिन सेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें जाइलिन, तो ये जो बेस्ट क्लियरिंग एजेंट
एजेंट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म भी यहाँ पे आपका महंगा होता है, टॉलुइन बहुत अच्छा नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपसे अगर बात करें चीप वाला कौन है, गुड कौन है, ठीक है, और स्लाइडर सेक्शन के लिए यूज किया तो जाइलिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 154 नंबर का है, द अमाउंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट शुड नॉट बी लेस देन द टाइम ऑफ द टाइम टिश्यू पीसेस। ठीक है, यानी कि आपका जो क्लियरिंग एजेंट है वो किस टाइम तक लेस देन होना चाहिए, नॉट लेस देन होना चाहिए, लेस देन नहीं, नॉट लेस देन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका नंबर यहाँ पे 10। ठीक है, 10 टाइम तक या लेस देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन नंबर जाएगा 10। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 155 नंबर का। 155 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि ग्लूटाल्डिहाइड फिक्सेटिव इज स्टेबल फॉर सेवरल वीक्स एट व्हिच टेम्परेचर, यानी कि जो ग्लूटाल्डिहाइड फिक्सेटिव होता है वो कितने दिनों तक, कितने टेम्परेचर पर एक हफ्ता तक स्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर बात करें तो इसको 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो ये कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 156 नंबर का है, टॉलुइन इज स्लोवर देन डॉट क्लियरिंग एजेंट, तो टॉलुइन किसके से क्या है, स्लोवर है। तो अगर बात करें जाइलिन से तो जाइलिन इज द बेस्ट। ठीक है, तो जाइलिन जो है सबसे बढ़िया क्लियरिंग एजेंट होता है, इसलिए टॉलुइन इज स्लोवर देन जाइलिन क्लियरिंग एजेंट, तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 157 नंबर का, व्हिच क्लियरिंग एजेंट इज कंसीडर्ड एज कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मतलब होता है कि कोई कैंसर को काज करने वाला ऐसा एजेंट जो आपके कैंसर को काज करता है उसको क्या कहते हैं, कार्सिनोजेनिक कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें कि जो आपकी कार्सिनोजेनिक होते हैं तो वो कौन से क्लियरिंग एजेंट होते हैं, तो फ्रेंड्स ये आपके बेंजीन जो होते हैं वो के कार्सिनोजेनिक होते हैं, तो इसका उपयोग हम अधिकतर क्लियरिंग एजेंट के रूप में नहीं करते हैं। तो कार्सिनोजेनिक क्लियरिंग एजेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या जाएगा, सी नंबर बेंजीन जाएगा। ठीक है, करते हैं 158 नंबर प्रश्न की। 158 नंबर का प्रश्न करा, इन जाइलिन द ब्लॉक्स ऑफ 3 mm थिकनेस आर क्लियर्ड इन, यानी अगर आप जाइलिन का उपयोग कर रहे हैं क्लियरिंग एजेंट के रूप में और आपका सेक्शन क्या है, ब्लॉक जो है 3 mm का है, तो ये कितने टाइम में क्लियर कर देगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास यहाँ पे 20 से 30 मिनट हैं तो ये आपके क्लियर कर देगा क्या, 3 mm के ब्लॉक को। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है 159 नंबर का, क्लोरोफॉर्म इज यूज फॉर क्लियरिंग ऑफ, यानी कि आपका जो क्लोरोफॉर्म होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो CNS टिश्यू के लिए, लिम्फ नोड्स के लिए, एम्ब्रियोज के लिए, सबके लिए, तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। लेकिन अगर बात करें क्लोरोफॉर्म और जाइलिन के बीच में बात किया जाए कि बेटर कौन है, तो जाइलिन बेस्ट है क्योंकि ये आपका सस्ता है और गुड है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की बात करें तो ये आपके महंगे क्लियरिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 160 नंबर का है। 160 नंबर का प्रश्न कर रहा है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैरियोपोएटिक इन द फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैरियोपोएटिक इंडेक्स हाउ मेनी सीक्वेंस सेल आर काउंटिंग इन पैप स्टेन। पैप स्टेन में आप कितने कैरियोपोएटिक इंडेक्स का सेल का काउंट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें तो आप कम से कम यहाँ पे कितने सेल को काउंट करेंगे, तो यहाँ पे जो सेलों की संख्या हो जाएगी वो कम से कम 200 हो जाएगी, 200 सेल को आप काउंट करेंगे। अगर यहाँ पे बात करें कैरियोपोएटिक इंडेक्स में क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं हम, इपिथेलियल सेल को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, सेल के इपिथेलियल सेल को काउंट करते हैं। ठीक है, कैरियोपोएटिक मतलब होता है कि जो आपके सेल होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते लगते हैं, श्रिंकेज होने लगते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कैरियोपोएटिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 161 नंबर का 161 नंबर का प्रश्न, व्हेन जाइलिन यूज फॉर क्लियरिंग एजेंट डिहाइड्रेशन इज नॉट कंप्लीट देन जाइलिन बी कम्स, यानी कि अगर आप यहाँ पे जाइलिन का उपयोग कर रहे हैं और आपके यहाँ पे डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो आपके जाइलिन किस कलर का दिखाई देगा, तो आपका जाइलिन यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर का दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर 20 से जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 162 नंबर का, व्हिच क्लियरिंग एजेंट इज आइडियल फॉर रिसर्च वर्क स्पेशली इन द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, यानी अगर का कौन सा आपका क्लियरिंग एजेंट है जो कि रिसर्च में, आपके एम्ब्रियो के रिसर्च में सबसे बेटर होता है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें टॉलुइन की तो यहाँ पे कैडर ऑयल का यूज करेंगे, टॉलुइन का यूज नहीं करेंगे, कैडर वुड ऑयल का यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियरिंग एजेंट के रूप में यूज करेंगे अगर आप यहाँ पे एम्ब्रियो के स्टडी कर रहे हैं रिसर्च के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैडर ऑयल का यूज करेंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 163 नंबर का है, कैडर ऑयल गिव प्रॉपर कंसिस्टेंसी ऑफ हिच टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि आपका जो कैडर ऑयल है वो किस प्रकार के टिश्यू पर अच्छा कंसिस्टेंसी देता है। तो अगर बात करें यहाँ पे डेंस फाइबर टिश्यू और स्किन टिश्यू, इसीलिए हम इसका एम्ब्रियो में यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, व्हिच मेथड ऑफ एम्बेडिंग इज मोस्ट पॉपुलर, कौन सा मेथड एम्बेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण है या फिर ज़्यादा फेमस
फेमस है, तो आपका सेलोडिन भी फेमस है, एल्वियन भी फेमस है, कार्बोवैक्स भी फेमस है, ठीक है। और अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो पैराफिन वैक्स फेमस है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से जाएगा, पैराफिन वैक्स, ठीक है। ये भी फेमस है, ऐसा नहीं, अलग अलग लैब में इसका भी यूज किया जाता है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन बात करें, सिंपल लैब में भी बात करें तो आपके पैराफिन वैक्स यूज किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा 165 नंबर का है, रेजिन्स एंड वैक्स आर यूज फॉर, यानी कि आपके जो रेनिन्स होते हैं और वैक्स होते हैं उसका यूज हम कहाँ करते हैं। तो फ्रेंड्स उनको हम उपयोग कहाँ करते हैं, एम्बेडिंग में करते हैं। कहाँ करते हैं, एम्बेडिंग में करते हैं। एम्बेडिंग मतलब क्या होता है, जो आपके यहाँ पे टिश्यू है, टिश्यू के जो स्पेस होते हैं इनको क्या करा जाता है, भरा जाता है, यानी कि इनको एक तरह से अस्थायी किया जाता है ताकि हम इनका क्या कर सकें, सेक्शनिंग कर सकें, ठीक है। इसमें हम एयर ब्लॉक का भी यूज करते हैं और साथ में कैसेट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 166 नंबर का है, द पेनिट्रेशन ऑफ द पैराफिन बैग्स इन द टिश्यू अगर मोर रेडली इफ डॉट डॉट पार्ट ऑफ सेल कोगुलेशन। कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे पैराफिन जो बैग्स का उपयोग कर रहे हैं वो आपके टिश्यू में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, अगर इसमें कौन सा सेल का क्या हो जाए, कोगुलेशन हो जाए। तो अगर यहाँ पे प्रोटीन सेल के आपका कोगुलेशन हो जाए तो आपका जो यहाँ पे पैराफिन बैग्स है वो अच्छे से आपके टिश्यू में पेनिट्रेट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा, प्रोटीन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, blood muscles and fibers connective tissue become hard if they are left in bags both for more than डॉट डॉट हार्स। अगर कह रहा है कि अगर आपके यहाँ पे ब्लड है, मसल्स है, ठीक है, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू आपके पास हैं और इनको अगर बैग्स यानी कि बैग्स बाथ में बहुत देर तक छोड़ देंगे, कम से कम 1 घंटा तक छोड़ देंगे, तो क्या होगा, नहीं सॉरी 1 घंटा तो नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि बहुत कितनी देर तक आप इसको छोड़ देंगे। हम एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट करते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि अगर आपके पास ब्लड, मसल्स और फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू जैसे सैंपल्स हैं तो ये आपके हार्ड होने लगते हैं, ठीक है, किसमें, बैग्स बाथ में। तो कितनी देर में ये हार्ड होने लगते हैं, कितने टाइम तक। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे टाइमिंग की बात करें तो 3 घंटे तक अगर इनको छोड़ देंगे तो ये क्या होने लगेंगे, हार्ड होने लगेंगे, ठीक है। 168 नंबर प्रश्न जो कि आपका लास्ट प्रश्न है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराफिन बैग्स इज अबाउट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपके जो पैराफिन बैग्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें तो यहाँ पे ये इसका मेल्टिंग जो पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो 54 से 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। हम आपको बता दें कि हमारे एक इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जो कि यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन के पोल हैं वो यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम अभी से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आज का लेक्चर इतना ही था, इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे, या फिर हम यहाँ पे कोई थ्योरिकल चैप्टर लाएंगे, या फिर हम यहाँ पे MCQ लेकर आएंगे। तब तक वेट कर लीजिए। थैंक यू।